मणिपुर राज्यपाल से विपक्षी दलों के सांसद प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। शांति बहाली का सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दौरे को दिया सियासी करार। कहा मालदा और कूच बिहार का भी लेना चाहिए हाल। कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। कहा 70 साल तक 370 को गोदी में पालने वालों ने किया बंटाधार। अयोध्या में लटकाया राम मंदिर। जताया विश्वास नाम बदलने वालों को जनता नहीं देगी वोट। मध्य प्रदेश में फिर खिलेगा कमल। शहीद वीर वीरांगनाओं के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान की जल्द होगी शुरुआत। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आह्वान। अमृत कलश के जरिए देश भर की मिट्टी पहुंचेगी दिल्ली। राष्ट्रीय समर स्मारक के पास स्थापित होगी अमृत वाटिका। पीएसएलवी ने साल 2023 में भरी तीसरी बार वाणिज्यिक उड़ान। सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में किया स्थापित। अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ा इसरो का दबदबा। अब तक 36 देशों के 400 से ज्यादा उपग्रहों को कर चुका है प्रक्षेपित। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक राजनैतिक सभा में बम धमाका। 40 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 150 से ज्यादा हुए घायल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने मणिपुर में दौरा करके वहां की राज्यपाल से मुलाकात की और शांति स्थापित करने की मांग की है। सामान्य होते हालात के बीच मणिपुर का दौरा करने को लेकर विपक्षी दलों के इस प्रयास पर भाजपा ने पलटवार किया है और इसे राजनीतिक पर्यटन करार दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के दौरे पर था। इस प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। विपक्षी दलों के नेताओं ने मणिपुर में हिंसा को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शांति स्थापना की अपील की है। राज्यपाल खुद इस विषय पे चिंतित है। उन्होंने सलाह दिए हैं कि ऑल पार्टी सबको यहाँ एक गुट, मैंने कह दिया वहाँ के लोकल लीडरों के साथ, हर गुट के लीडरों के साथ बैठे और एक अमन और चैन की मतलब माहौल बनाए, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। विपक्षी दलों के सांसदों के मणिपुर दौरे को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने INDIA गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर दौरे को पर्यटन करार दिया है। क्या निर्वस्त्र करके किसी को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में घुमाया जाता है या बिहार में भी घटनाएं हुई, तो क्या वहाँ पर इन 21 सांसदों के पास समय नहीं है जाने के लिए? सदन में तो आते नहीं हैं, तो वहाँ तो जाएं। राजनीति करनी है तो राजनीति तो उनसे कोई नहीं रोक सकता। वो बंगाल में भी जरूर जाएं। बंगाल भी जो परिस्थितियाँ खड़ी हुई, आखिरकार वहाँ क्यों नहीं गए? अधीर रंजन चौधरी जी क्या अपने राज्य में नहीं लेके जाएंगे इन 21 सांसदों को? भाजपा ने विपक्ष को घेरते हुए आरोप लगाए हैं कि वे संसद में चर्चा नहीं करना चाहते और सिर्फ सियासत के लिए मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। INDIA के जो ये 20-21 सांसदों का दल गया है मणिपुर, ये कुछ करने नहीं गए हैं। ये वहाँ गए हैं मणिपुर टूरिज्म करने। घटना के 2.5 महीने के बाद जाके संसद पे चर्चा करते, एक संसद से संदेश निकलता, मणिपुर की जनता सुनती, उनको लगता कि सारा संसद एक सुर में उनके लिए बोल रहा है। मणिपुर पर तो चर्चा कर नहीं सकते हैं, वहाँ जाके असेसमेंट क्या खाक पत्थर करेंगे? ये सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, सरकार बहस के लिए तैयार है। आप भी अपनी बात बोलते जो आपको जानकारी है, सरकार की पूरी सफाई देती ये क्या हुआ, क्या स्थिति वहाँ की है। अगर इनको मणिपुर से लेना देना होता, चिंता होती मणिपुर की, तो ये संसद में जब सरकार इस पे विचार कर करके बहस करने के लिए तैयार हैं, संसद में डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, तो संसद में ये आकर के क्यों नहीं बोल रहे? मणिपुर हिंसा को लेकर एक और पक्ष है और वो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। भाजपा का आरोप है कि विपक्षी दल महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ चुनिंदा मामले ही उठा रहे हैं।
जबकि वहीं विपक्ष पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हो रही हिंसक घटनाओं पर चुप है। 20 लगभग लोग उधर गए थे, तो 2 लोगों को भी पश्चिम बंगाल भी आना चाहिए, मालदा भी देखना चाहिए, उसके साथ साथ पांचला भी देखना चाहिए, कुचबिहार भी देखना चाहिए। ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे देखना चाहिए, जहाँ पे लोग बलात्कार हुआ है नाबालिगों के साथ, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है। सारे चीजें देखना चाहिए। सिर्फ आपस में जो इधर फाइट करते हैं, लड़ते हैं और उधर जाके दोस्ती करते हैं, इधर कुश्ती करते हैं, उधर दोस्ती करते हैं। बातों को रखने की जो जगह है वो भारत की संसद है। ऐसे में संसद को नहीं चलने देना ये बहुत गलत है। आप ये सारी बातें आप आइए ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप कीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री चर्चा के लिए बोल चुके हैं। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिससे हिंसा थमे और लोगों में सुरक्षा की भावना प्रबल हो। अभी तक कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद 3 दिन का प्रवास कर सुरक्षा के इंतजामों को उन्होंने परखा। प्रधानमंत्री मोदी भी देश को आश्वस्त कर चुके हैं कि मणिपुर में हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जातीय हिंसा के पुरानी घटनाओं और इतिहास को देखते हुए विपक्षी दलों को भी शांति बहाली की ओर प्रयास करने चाहिए, लेकिन अभी तक विपक्ष का रवैया जो लोगों के सामने है वो सिर्फ संवेदनशील मुद्दे पर सियासत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने मणिपुर मामले में विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इस बेहद ही संवेदनशील मामले को गलत तरीके से उछाल रहा है और ये वक्त साथ मिलकर समाधान निकालने का है, ना कि राजनीति करने का। राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां भी संवेदनशीलता होती है वहां सेंसिबिलिटी के साथ काम लेना चाहिए, वहां सनसनी नहीं होनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप शुरू से ऑपोजिशन के रवैया को देखिए। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी कहते हैं खुली चर्चा के लिए, बहस के लिए हम तैयार हैं। आप आइए, बहस में जो सवाल पूछना चाहते हैं, चर्चा में जो सवाल पूछना चाहते हैं, आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। चर्चा से भाग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इंदौर में अमित शाह संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए तो उन्होंने भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के मद्देनजर काम करने का उत्साह भरा। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे। यहां से वे सबसे पहले जानापाव के लिए रवाना हुए। अमित शाह ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली तथा अनेक नदियों के उद्गम स्थली जानापाव पहुंचकर भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर में पूजन अर्चन किया। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की शक्ति के स्रोत कहे जाने वाले बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे। इंदौर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में अमित शाह ने एकजुटता से आगामी चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। शाह ने कहा कि 2023 और 24 के परिणाम तय हैं कि भाजपा की सरकार फिर से राज्य और केंद्र में बनने जा रही है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में 1 सीट कम रह गई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर और महाकाल मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। शाह ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लटका रही थी, अटका रही थी और भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। शाह ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे को जुमला बताया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती राज्य सरकार और उसके मुखिया कमलनाथ पर आरोप लगाए कि उन्होंने किसानों और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू होने नहीं दिया। किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने। 10 ही दिन में
पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। बीते 20 दिनों में शाह का ये तीसरा मध्य प्रदेश दौरा है। इंदौर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए शाह ने मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। ये बूथ अध्यक्ष का पहला कार्यक्रम था जो मालवा क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में इसी तरह के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम होंगे, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य स्तर के बड़े बड़े पदाधिकारी और मुख्यमंत्री उनमें शामिल होंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन यहां फीका रहा था। भाजपा को यहां 66 सीटों में से महज 29 सीटें ही मिली थीं। ऐसे में शाह मालवा निमाड़ क्षेत्र में भाजपा की नींव को मजबूत करने में जुटे हैं। इंदौर से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ इंदौर से सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार सहित रेलवे के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के तहत देशवासियों से अपनी बात साझा की। पीएम मोदी ने इस दौरान कई समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखी तो देशवासियों से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। उन्होंने नशे की लत को न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बताया। ऐसे गंभीर खतरे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का उन्होंने आह्वान किया और इस नशे के खिलाफ काम करने वालों की सराहना की। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं हज जैसी धार्मिक यात्रा में महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, बिना पुरुष साथी के 4,000 मुस्लिम महिलाओं ने हज यात्रा की है। अब ये महिलाएं बड़ी संख्या में पत्र लिखकर शुभकामना संदेश दे रही हैं। उन्होंने सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त किया। हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4,000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा जन भागीदारी की ओर पहल करते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम पंच प्राणों को पूरा करने की भी शपथ लेंगे। उन्होंने लोगों से देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी लेने का भी आह्वान किया।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने पिछले वर्ष की ही तर्ज पर इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने का भी आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दगड़ू शेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। इस रूट पर कुछ मेट्रो स्टेशनों की रूपरेखा छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। छत्रपति संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशन और डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशनों की एक अनूठी रूपरेखा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले हेडगियर से मिलती जुलती है, जिसे मावला पगाड़ी भी कहा जाता है। शिवाजी नगर भूमिगत मेट्रो स्टेशन की एक विशिष्ट रूपरेखा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों की याद दिलाती है। एक और अनूठी विशेषता ये है कि सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन देश के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में से एक है, जिसमें 33.1 मीटर का सबसे गहरा बिंदु है। स्टेशन की छत को इस तरह से बनाया गया है कि सीधी धूप प्लेटफॉर्म पर पड़े। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने के लिए मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घरों को सौंपेंगे। वो पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक पीएमएवाई घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 पीएमएवाई घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3 से 12 के लिए राष्ट्रीय कुरिकुलम फ्रेमवर्क को जल्द ही लागू किया जाएगा। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा नीति का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का रविवार को समापन हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूल योजना देश में स्कूली शिक्षा तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। पीएम श्री को सफल करने में आप सभी का मदद चाहिए। आप सभी की मदद लग, भले ही आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप हो या स्किल डिपार्टमेंट की हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की जो प्राइमरी लैबोरेटरी होगा वो होगा पीएम श्री स्कूल्स। और कल प्रधानमंत्री जी ने 14,500 में से 6,207 स्कूल की एक प्रकार से श्रीगणेश किया है। 2 दिनों तक चले अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल संस्थानों के छात्र और शिक्षक एक ही मंच पर इकट्ठा हुए। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपनाए गए सर्वोत्तम तौर तरीकों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कक्षा 3 से 12 के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जल्द ही लागू किया जाएगा और एनसीईआरटी 130 विषयों की नई किताबें तैयार करेगा। क्लास 3 से 12 तक जो किताब बनेगा, जो पाठ्यक्रम होगा, जो पद्धति होगी, जो माहौल बनाया जाएगा, उसके लिए जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में
एनसीएफ बनी थी, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, इस बीच में एनसीईआरटी को अपना काम समर्पित कर दिया है। मैं अपेक्षा रखूंगा सभी उच्च शिक्षण संस्थान उसमें रुचि ले। 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में 16 सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें गुणवत्तापूर्ण, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारतीय ज्ञान प्रणाली, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के मुद्दों और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए छात्रों की भारी भीड़ उमड़ी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सुबह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C56 से कोर एलोन मोड में किया गया। DSSAR उपग्रह सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। इस उपग्रह में इसराइल के सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। आज प्रक्षेपित किए गए 6 अन्य उपग्रह भी सिंगापुर के हैं। ये PSLV की कोर एलोन मोड में 17वीं उड़ान है। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। रविवार को इस सांस्कृतिक समागम में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के साथ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस केंद्र के बनने से भारत की संस्कृति को देश और दुनिया में प्रतिस्थापित करने में मदद मिलेगी। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान का इतिहास साहित्य, भाषा, कला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के मामले में प्राचीन एवं अत्यंत गौरवशाली रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिल रही है। रामनाथ कोविंद गुरुग्राम में इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी एवं चाणक्य वार्ता परिवार द्वारा स्थापित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास व 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में इस सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना एक ऐतिहासिक कदम है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत सरस्वती संग्रहालय की स्थापना, भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, ललित कलाओं के लिए ऑडिटोरियम, जनजातीय संस्कृति शोध संस्थान और प्रवासी भारतीय साहित्य तथा संस्कृति केंद्र बनाए जाने की भी योजना है। ऐसे सर्वांगीण सांस्कृतिक केंद्र की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं करता हूँ। समारोह में मौजूद महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि यह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज विश्व के अनेक देशों में रहने वाले लोग हमारी संस्कृति को अपने जीवन में अपना रहे हैं। इसे विस्तारित करने में भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र मददगार साबित होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने कहा कि इस केंद्र को देश विदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य माध्यम बनाया जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को दर्शाना चाहते हैं और इसी के अनुरूप हम ये भी चाहते हैं कि जो विदेश में संस्कृति का जो प्रचलन है विभिन्न देशों का, उसको देखने का भी एक मौका भारतीय लोगों को मिले। भारत विश्व गुरु के सिंहासन की ओर जो बढ़ रहा है, उसमें यह संस्थान एक मील का पत्थर साबित हो, एक ऐसा संस्थान बने जो पूरे विश्व में अपनी प्राचीन संस्कृति को, अपनी वर्तमान परंपराओं को, अनेक राज्यों की विधाओं को प्रस्तुत कर सके। कार्यक्रम के दौरान काउंसिल हाउस में सेंट्रल विस्टा तक इतिहास विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार यादव द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय संसद का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र की शुरुआत हुई है।
निश्चित तौर पर इस केंद्र की शुरुआत होने से एक और जहाँ भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। महाराष्ट्र के ठाणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मवीर आनंद दीघे कैंसर अस्पताल और त्रिमंदिर परिसर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक में देश प्रेम की भावना है। सभी की इच्छा है कि भारत विश्वगुरु और दुनिया का सिरमौर बने। शतकों से हम लोग दुनिया के पिछले राष्ट्रों में, दबाए जाने राष्ट्रों में शामिल थे। अब स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हो गए। हमारे स्वतंत्रता की शताब्दी के समय सबकी इच्छा है कि भारत विश्व का सिरमौर देश बने। उसके लिए मेहनत करने के लिए सब तैयार है। यह आह्वान होता है तो ऐसा देश का कोई व्यक्ति नहीं जो खड़ा नहीं होता। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हर जगह आधारभूत ढांचे के विकास को रफ्तार मिली है। शाम के वक्त श्रीनगर के झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का नज़ारा देखते ही बनता है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी रात में इस खूबसूरत रिवर फ्रंट पर घूमने आते हैं। उनका कहना है कि ये जगह बेहद खूबसूरत है और सुरक्षित भी। डीडी न्यूज़ संवाददाता रमा त्यागी ने श्रीनगर में रिवर फ्रंट पर घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय युवाओं से कश्मीर में आए बदलाव को लेकर बातचीत की। हम आ चुके हैं श्रीनगर में रिवर फ्रंट पर, बेहद खूबसूरत है। खासकर जब रात को आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की सुंदरता देखने लायक होती है। चारों तरफ आपको रोशनी दिखाई देगी। बहुत ही वेल प्लान्ड वे में इसको बनाया गया है और इस तरह से आपको युवा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, गुनगुनाते हुए, यहाँ पर गीत गाते हुए। यहाँ पर ये युवा हैं, अक्सर यहाँ पर बैठते हैं, गाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स है जहाँ पर लोग सेल्फी भी लेते हैं। और रात को यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि ये 10, 11, 12 बजे तक काफ़ी लेट तक यहाँ पर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। टूरिस्ट तो आते ही हैं, लोकल्स भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर रोज आते हैं। ये रिवर फ्रंट पहले कैसा हुआ करता था? पहले इतना डेवलप नहीं था, अभी डेवलपमेंट थोड़ा हुआ है इसमें। हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो ग्रुप है किसी सेंटर से जुड़ा हुआ है या आप बस अपने आप ही गाना? नहीं, हम गाते हैं। एक्चुअली हमारा जो रूम है वहाँ पे हम करते पहले प्रैक्टिस, फिर जाते हैं ऐसे पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे गाते हैं। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। और यहाँ पे बहुत कुछ लगा दिया है गवर्नमेंट ने। और ये इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था, मेरे फ्रेंड्स है, हम आर्टिस्ट हैं। कश्मीर आइए, यहाँ की नेचर ब्यूटी को देखिए, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। मेरे साथ शाम में बिता कर तो रिवर फ्रंट के बारे में हमें ब्यूटीफुल है, जैसा आप देख सकते हैं। कश्मीर वैसे भी ब्यूटीफुल है, कोई डर की नहीं, कोई डर की बात नहीं है। ये बस फैलाया जाता है कि डर है, डर कोई नहीं है। आप खुद देखिए ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे क्यों है। और रिवर फ्रंट का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी रौनक यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़ा बदलाव ये यहाँ पर है। आप हमें बताइए कि किस तरह का बदलाव ये आप देख रही हैं? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली फॉर टूरिस्ट और जो सिंगल सोलो ट्रैवलर्स आते हैं। मुझ जैसे दिल्ली से मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सेफ्टी है यहाँ पे, फैमिलीज आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं। तो इट्स लाइक जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे यहाँ पर इन्होंने ये वाटर फ्रंट बनाया है। और ये एक जो बदली हुई तस्वीर है, ये अपने आप में कश्मीर अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसको दिखाती है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इसी जगह की तरह। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। पाकिस्तान के केपी के प्रांत में एक राजनीतिक सभा के दौरान हुए बम विस्फोट में 40 लोगों की मौत हो गई है। घटना बाजौर ज़िले में हुई, जहां जमीयत उलेमा इस्लाम के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था। पुलिस के अनुसार इस विस्फोट में 150 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई गई है।
27वें दिल्ली पुस्तक मेले में रविवार को पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर भी पूरे दिन भीड़ लगी रही। कैसा रहा मेले में रविवार का दिन, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 27वें दिल्ली पुस्तक मेले के दूसरे दिन रविवार का दिन होने की वजह से काफी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के पुस्तक प्रेमी अपनी पसंद की किताबें ढूंढते नजर आए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे तरह तरह की नई नई बुक्स भी आई थी और स्टेशनरी पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेन भी आए थे। बहुत अच्छा रहा एंड मैंने बहुत सारी बुक्स ली, जैसे पर्सी जैक्सन एंड हैरी पॉटर क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। मुझे कहानियों की बुक अच्छी लगी और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लॉकडाउन पीरियड से मुझे बुक्स रीड करने का और ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर भी पुस्तक प्रेमियों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ आकर पुस्तक प्रेमी काफी उत्साहित नजर आए। पूरे दिल्ली पुस्तक मेले में देखने के बाद प्रकाशन विभाग ही एकमात्र हिंदी का प्रकाशन विभाग ऐसा है जहाँ हिंदी के पुस्तकें अवेलेबल है और कहीं पर भी नहीं है। और मैं सबसे पुराना पाठक हूँ यहाँ पर, जो है देखिए आजकल का, इसलिए मैंने आजकल खरीद ली भी है। कुरुक्षेत्र है, योजनाएं हैं, तमाम पुस्तकें और आज़ादी का आंदोलन का इतिहास है और सरकार की तमाम ऐसी जो कार्य कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है, उससे संबंधित तमाम साहित्य यहाँ उपलब्ध है। हर बार कुछ ना कुछ अच्छी बुक्स लेके जाती हूँ। सो दिस टाइम मैं इंडिया एंड इट हिस्ट्री के बारे में मैंने बुक्स ली हैं। So I like to read about various schemes that a government has launched and about various like what the progress it's been doing over the years, and not only this but also about the encyclopedias also. So it's a nice Delhi book fair. बच्चों की इतनी सारी किताबें हैं, ऐसे हम अपने बचपन में ऐसी स्टोरी बुक्स पढ़ते थे और आज के समय में वही लैकिंग है। तो मैं वही देख रही थी, बच्चों के स्टॉल, जो बच्चों की किताबें वो बहुत अच्छी है। बाकी लिटरेचर, म्यूजिक रिलेटेड लिटरेचर है। दिल्ली पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें थीम पर आधारित इस मेले में 60 से ज्यादा प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। रविवार को पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। हर उम्र के पुस्तक प्रेमी अपनी अपनी पसंद की पुस्तक खोजते नजर आए। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र प्रकाशन विभाग का स्टॉल बना रहा। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।